ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। द कॉमर्स एकेडमी का इनकम टैक्स क्लासेस सीरीज में मैं आप लोगों को और एक बार स्वागत करता हूं। हम लोगों का डिस्कस चल रहा था ऑन टॉपिक ऑफ योर कैपिटल गेन, राइट। कैपिटल गेन में जो भी बाकी टॉपिक है तो हम उसे आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। चलिए, तो आज आपका पहला कंटेंट ये रहा है सेक्शन 47। चलिए, तो सेक्शन 47 को आज अपन डिस्कस करते हैं। सेक्शन 47 में फॉलोइंग ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, हमने ट्रांसफर का डेफिनेशन डिस्कस किया था सेक्शन 2 क्लॉज 47 में। यहाँ पे ये कुछ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड कर रखा है जिससे हम क्या नहीं मानेंगे, ट्रांसफर नहीं मानेंगे, राइट। पहला सबसेक्शन में ये आता है पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन हो रहा है जहां पे एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एमंग द मेंबर, तो उसे हम क्या नहीं मानेंगे, ट्रांसफर नहीं मानेंगे। गिफ्ट, विल एंड इनहेरिटेंस को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। आज का हमारा जो भी क्लासेस होगा शायद वो गिफ्ट के ऊपर ही खत्म हो जाएगा, उससे अभी हम डिस्कस करते हैं। मगर मैं ये दो वाला पॉइंट पहले डिस्कस कर दूं, उसके बाद मैं गिफ्ट को शुरू करता हूं, राइट। अगर कोई अमलगमेशन हो रहा है, ध्यान दीजिए, आप सब लोग को पता होगा, मान लीजिए ये कोई एक्स लिमिटेड था एंड ये कोई वाई लिमिटेड था, राइट। अगर ये दोनों मिलकर कोई एक्स वाई लिमिटेड बना रहे हैं तो उससे हम क्या कहेंगे, अमलगमेशन कहेंगे, राइट। यहाँ पे जो एक्स वाई कंपनी आ रहा है तो उससे हम कहेंगे रिजल्टिंग कंपनी और अमलगमेटिंग कंपनी, राइट, एंड न्यू कंपनी। यहाँ पे जो एक्स कंपनी होगा और वाई लिमिटेड होगा उससे हम कहेंगे ट्रांसफर और कंपनी और ओल्ड कंपनी कहेंगे, राइट। ध्यान दीजिए, अगर ट्रांसफर और कंपनी कुछ एसेट ट्रांसफर कर रहा है किसको, ट्रांसफर री कंपनी और अमलगमेटिंग कंपनी को, तो उससे हम क्या नहीं मानेंगे, ट्रांसफर नहीं मानेंगे, राइट। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो भी आपका अमलगमेटेड कंपनी आएगा तो इंडियन कंपनी होना चाहिए, राइट। अगर ये इंडियन कंपनी होगा अमलगमेटेड कंपनी, तो जो भी ट्रांसफर उसके बीच में होगा तो उससे हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। उसके बाद आपका आ रहा है 100% होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी। याद कीजिए, लास्ट क्लास में लास्ट पॉइंट पे हम लोगों ने डिस्कस किया था स्लॉम सेल, जहां पे मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन आपको एडवाइस देने के लिए बोले तो आप क्या करेंगे, आप एडवाइस देंगे ये स्लॉम सेल ना करके 100% किसी भी तरह 100% होली ओन्ड सब्सिडरी बन जाए। याद कीजिए, मैंने एग्जाम्पल दिया था, टाइटन का 2 शोरूम था, एक था वाच शोरूम, दूसरा वाला था ज्वेलरी सेगमेंट था, राइट। ये ज्वेलरी सेगमेंट को किसे सेल कर रहा था, XYZ लिमिटेड को सेल कर रहा था, 500 करोड़ रुपीज में सेल कर रहा था, आपको याद होगा तो, राइट। यहाँ पे मैंने बताया था अगर ये वाला ट्रांजैक्शन होगा, स्लॉम सेल होगा, तो उससे ट्रांसफर मान लिया जाएगा, अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जो भी गेन अराइज होगा टैक्स लग जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, अगर मान लीजिए XYZ लिमिटेड टाइटन में कुछ शेयर होल्ड किया है तो उससे हम एडवाइस करेंगे इंस्टेड ऑफ सेलिंग दिस यूनिट आप क्या बन जाओ, 100% होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी बन जाओ, जहां पे आपको अगर कुछ एसेट ट्रांसफर किया तो उससे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, अकॉर्डिंगली आपके जो भी गेन और लॉस होगा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट जो भी आपका ट्रांसफर री कंपनी होगा वो क्या होना चाहिए, इंडियन कंपनी होना चाहिए। ट्रांसफर री कंपनी मीन्स द कंपनी टू व्हिच एसेट आर बीइंग ट्रांसफर्ड, जिससे एसेट ट्रांसफर हो रहा है उसे हम क्या मानेंगे, ट्रांसफर री कंपनी मानेंगे, राइट।
चलिए उसके बाद आ रहा है गिफ्ट का शुरुआत। यहाँ से अपन डिस्कशन शुरू करेंगे, थोड़ा ध्यान देना मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, राइट। मान लीजिए ये कोई मिस्टर अभिषेक बच्चन था। आपको अभिषेक बच्चन याद होगा, आप शायद जानते होंगे। ये कोई ऐश्वर्या राय था, आप लोगों को तो पता होगा, वो स्पाउस, ये दोनों स्पाउस है, राइट। मान लीजिए ऐश्वर्या ने अभिषेक को बताया तूने आज तक मेरे को क्या दिया, मैं तो आपको डैडी जी को देख के शादी किया था, वो तो अच्छे इंसान थे, उनका तो बॉलीवुड में अच्छा खासा डिमांड था, लेकिन आपका क्या है, आप तो आज तक कोई अच्छे मूवी नहीं बनाए, ना कुछ कर रहे हैं, ना मेरे को आज तक कुछ दिया है। जो भी होगा जो भी हमारा पास है वो तो आपका डैडी जी का है। तो अभिषेक ने क्या हो गया, अभिषेक को गुस्सा आ गया, राइट। अभिषेक गुस्सा में आकर क्या कर दिया, उसके पास एक प्रॉपर्टी था जिसको वो खरीदा था। कब खरीदा था, प्रीवियस ईयर 1-2 में खरीदा था। कितने में, 5 लाख रुपये में लिया था। कितने में लिया था, 5 लाख रुपये में लिया था, राइट। तो ये क्या कर दिया, ऐश्वर्या को गिफ्ट में दे दिया। 14 फरवरी 2014 को गिफ्ट में दे दिया। गुस्से में आकर क्या कर दिया, गिफ्ट में दे दिया। अगर कोई रिलेटिव पार्टी को गिफ्ट में देता है, यहाँ पे तो ये दोनों रिलेटेड पार्टी है क्योंकि स्पाउस है, आगे हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो उससे ट्रांसफर नहीं मानेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 के हिसाब से। ये तो ट्रांसफर नहीं हुआ, सेक्शन 47 के हिसाब से ये क्या नहीं हुआ, ट्रांसफर नहीं हुआ, राइट। एंड ट्रांसफर नहीं होगा तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, राइट। यहां तक क्लियर। जो भी ऐश्वर्या के पास ये बिल्डिंग आया, हाउस प्रॉपर्टी आया, उसने क्या किया, सलमान को सेल कर दिया। इन प्रीवियस ईयर 1920 में सलमान खान को क्या कर दिया, सेल कर दिया। जिसका सेलिंग प्राइस कितने पे सेल किया, मान लीजिए 50 लाख में वो क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो उससे हम क्या मान लेंगे, ट्रांसफर मान लेंगे। अगर ट्रांसफर मान लेंगे तो उस ट्रांसफर पे जो भी कैपिटल गेन आएगा तो उससे हम क्या कर देंगे, टैक्स इंपोज कर देंगे, टैक्स लगा देंगे। पहला क्वेश्चन ये आ रहा है, तो टैक्स देगा कौन, ऐश्वर्या राय देगा या अभिषेक बच्चन देगा। ध्यान दीजिए, जो भी करेंट ओनर होगा वो क्या करेगा, उसके ऊपर, उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के ऊपर जो भी कैपिटल गेन आ रहा है वो टैक्स देगा, राइट। यहाँ पे करेंट ओनर कौन है, जिसके पास प्रॉपर्टी था जो सेल कर रहा है, दैट इज ऐश्वर्या राय इज करेंट ओनर एंड मिस्टर अभिषेक भाई हमारा जो भी था वो क्या है, प्रीवियस ओनर थे। यहाँ तक हमको या समझ में आ गया होगा। करेंट ओनर क्या देगा, टैक्स देगा। सर हमें बताए कैपिटल गेन हम कैसे कंप्यूट करेंगे। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था जो भी कैपिटल गेन कंप्यूट होगा वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 होगा। तो आपने मेरे को बताया सर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 हम पहले क्या लेते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेते हैं। एंड यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सर कितना जाएगा, जितने में हमने सेल किया सर 50 लाख आएगा। सर आपने फिर बताया था एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर जाएगा, मैंने बताया ठीक, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर यहाँ पे कुछ नहीं है। आपने बताया भैया ये आ गया क्या, नेट कंसिडरेशन हमारा आ गया 50 लाख आ गया। तो आपसे कुछ लोगों ने बोला सर यहाँ पे आपने बताया था क्या हमको लेस करना चाहिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करना चाहिए। आपसे और एक बच्चा कंप्लेन कर दिया और एक मेरा दोस्त जो भी था वो कंप्लेन कर दिया सर यहाँ पे हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। वो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो बोल रहा है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैंने बोला रुको, मैं आपको बताया था इनके सब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, बट इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। सर हमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताया था, जो भी आपको मैंने चार्ट दिया था वहां से पता चल जाएगा। सर आपने बताया था इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 साल से ज्यादा होगा तो वो लॉन्ग टर्म एसेट हो जाएगा। मैं बोला आपको सही याद है यहाँ पे, मगर सर हमें ये बताओ
हम पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लेंगे, 0102 से लेंगे या 13-14 प्रीवियस ईयर से लेंगे। ध्यान दीजिए, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर का जो भी है उससे लेंगे, प्लस जो भी आपका करंट ओनर है उसका भी पीरियड ऑफ होल्डिंग हम कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स मैं एक लाइन में बोलूँ तो 0102 से 1920 तक हम पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे। सर यहाँ पे तो 2 साल से ज़्यादा आ जाएगा पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो क्या होगा, तो उस एसेट को हम क्या मानेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे एंड उससे क्या कर देंगे, अकॉर्डिंगली ट्रीट कर देंगे, राइट। सर हमें ये बताओ, अगर हमने लॉन्ग टर्म एसेट मान लिया, लॉन्ग टर्म एसेट मान लिया, एक मिनट, अगर हमने उससे क्या कर दिया, लॉन्ग टर्म एसेट मान लिया, तो क्या करेंगे, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको क्या बताया ध्यान दीजिए, जो भी कॉस्ट था प्रीवियस ओनर, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर कितना था। हाँ, और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, सर यहाँ पे तो ऐश्वर्या का कुछ भी क्या नहीं है, कॉस्ट नहीं है, उसको तो फ्री में मिला था, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसका लेंगे। मैंने आपको बताया जो भी कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर होगा उससे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर कर लेंगे, उससे हम क्या कंसीडर कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर कर लेंगे। तो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर था 5 लाख इंटू जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ उसी ईयर का इंडेक्स, दैट इज 1920 का इंडेक्स कितना है, 290 है, होल डिवाइडेड बाई सर हम यहाँ पे कौन सा ईयर का इंडेक्स लेंगे, 0102 का इंडेक्स लेंगे। कुछ बच्चे ने मेरे को ये बताया, कुछ दोस्त ने मेरे को ये बताया, सर जिस ईयर का हम क्या ले रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले रहे हैं, उसी ईयर का हम इंडेक्स लेंगे, दैट इज 0102 का हम क्या लेंगे, इंडेक्स लेंगे। कुछ बच्चे ने मेरे को बताया सर नहीं 13-14 का इंडेक्स लेंगे। मैंने बताया देखो, अगर आप कॉस्ट 0102 ईयर का ले रहे हो एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग 0202 ईयर से ले रहे हो तो इंडेक्सेशन का भी उसी ईयर से लेना चाहिए, राइट। देखिए यहाँ पे आपका सॉल्यूशन दे रखा है मैंने, तो उससे क्या मान लिया जाएगा, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर होगा एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से कैलकुलेट कर दिया जाएगा, 0102 से कैलकुलेशन कर दिया जाएगा, राइट। मगर यहाँ पे जो डिस्प्यूटेड वाला है, ये वाला डिस्प्यूटेड को आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ याद रखना है पीरियड ऑफ होल्डिंग हम प्रीवियस ओनर से लेंगे एंड इंडेक्सेशन का बेनिफिट कॉस्ट टू प्रीवियस 0102 से लेंगे, इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी 0102 से लेंगे। मगर यहाँ पे डिस्प्यूटेड इसलिए है क्योंकि लॉ में ये लिखा है इंडेक्स उसी ईयर का लेंगे जिस ईयर में एसेट फास्ट हेल्ड हुआ, जिस ईयर में एसेट क्या हुआ, फास्ट हेल्ड हुआ बाय एसएससी। दैट मीन्स ये लॉ का इंटरप्रिटेशन ये है कि कुछ लोगों का इंटरप्रिटेशन ये है हम 1340 ईयर का जो भी इंडेक्स होगा उससे लेंगे, जो कि इनलॉजिकल है, जो कि क्या है, इनलॉजिकल है। क्योंकि कॉस्ट अगर हम ले रहे हैं 0102 का एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग ले रहे हैं 0102 से, तो हमें क्या लेना चाहिए, इंडेक्स भी 0102 ईयर से लेना चाहिए। आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने उसी बात को आप नोट में लाए। अगर हम कॉस्ट 0102 का एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग 0102 से ले रहे हैं तो इंडेक्स भी 0102 से लेना चाहिए, राइट। बट लॉ के हिसाब से कुछ जगह इंटरप्रिटेशन 1314 का आ रहा है, जो भी इंडेक्स ले रहे हैं वो 1314 का ले रहे हैं, राइट। यहाँ पे एक केस लॉ दे रखा है जिसके हिसाब से हम 0102 से क्या लेंगे, इंडेक्सेशन लेंगे। वो केस लॉ था मंजुला जैसा वर्सेस बॉम्बे कोर्ट में ये जजमेंट आया था। अगर आप कॉस्ट ले रहे हो प्रीवियस ओनर का एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग ले रहे हो प्रीवियस ओनर का होल्डिंग से,
तो इंडेक्सेशन भी आप लेंगे प्रीवियस ओनर ने जब उसे एक्वायर किया था। चलिए आगे। यहाँ पे दे रखा है, अगर मान लीजिए अभिषेक भाई को भी एसेट अमिताभ बच्चन ने दिया था, राइट। अमिताभ बच्चन ने दिया अभिषेक को, अभिषेक ने फिर गिफ्ट में दे दिया किससे, ऐश्वर्या को, एंड ऐश्वर्या यहाँ पे सलमान को सेल कर रहा है। सर हम कॉस्ट किसका लेंगे? सर ऐश्वर्या तो नहीं ले पाएंगे ऐश्वर्या का, क्योंकि वो तो फ्री में मिला था, उससे तो फ्री में मिला था, गिफ्ट में मिला था। अभिषेक का भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि उससे भी गिफ्ट में मिला था। तो सर किसका लेंगे? जिसने भी उस एसेट को एक्वायर किया था, दैट इज योर बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन, तो उसका जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा ले लेंगे। व्हाट इफ A transfer to B, B transfer to C, C transfer to D and cost to ऐसे होगा, तो देन हम कॉस्ट टू ए का लेंगे। जो भी फास्ट ओनर होगा, जितना भी उससे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा उससे हम यहाँ पे लेंगे। दैट इज जो कॉस्ट इनकर कर रखा है लास्ट टू लाटेस्ट ओनर, राइट। ओके। व्हाट इफ मिस्टर ए एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 01, मैंने आपको बताया था अगर कोई प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 01 से आप लोगों ने ऑप्टेन किया है, तो उन केस में जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगा 1 अप्रैल 2001 का, उससे हम ले लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट। चलिए नोट, अगर इस सब पे केस में जो भी डिबेंचर और शेयर या वारंटी एम्प्लॉय को मिल रहा है, अगर उसी एम्प्लॉय ने गिफ्ट में दे दे तो उसे क्या मान लेंगे? ट्रांसफर मान लेंगे, एंड उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। दैट इज एक्सेप्शन टू दी सेक्शन 47 सबसेक्शन 2। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप लोगों को पता होगा ESOP मीन्स एम्प्लॉय स्टेट ऑप्शन प्लान, जिसके तहत एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ये लालच दे रहा है, अगर एम्प्लॉय मान लीजिए आप 15 साल मेरे कंपनी में काम कर लिया, तो हम क्या देंगे आपको, कुछ शेयर रीजनेबल प्राइस में देंगे। यहाँ पे रीजनेबल प्राइस का मतलब ये है, जो भी मार्केट में आपका क्या चल रहा है, भाव चल रहा है, जो भी मार्केट में भाव चल रहा है उससे थोड़ा कम प्राइस में हम आपको क्या कर देंगे, शेयर दे देंगे। तो उसी केस में अगर मान लीजिए इस सब के केस में जो भी डेब्ट और शेयर या वारंटी एम्प्लॉय को मिल रहा है, अगर एम्प्लॉय ने उसे गिफ्ट में दे दे तो उससे क्या मान लेंगे, ट्रांसफर माना जाएगा, एंड उसके ऊपर कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लग जाएगा। इन दैट केस FBOC इज फेयर मार्केट वैल्यू आज ऑन डेट ऑफ गिफ्ट, राइट। जिस दिन में हमने गिफ्ट दिया उस दिन में जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ओके, तो चलिए टैक्सेशन ऑन गिफ्ट, राइट। तो आज मैं थोड़ा आपको IFOS के दुनिया में लेके चल रहा हूं, जहां पे हम टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट का जो भी ट्रीटमेंट है, गिफ्ट के ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा तो कैसे लगेगा, तो उससे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये गिफ्ट वाला मसला यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी कैपिटल गेन में भी कुछ थोड़ा मसला है, राइट। चलिए डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं शुरू करूँ गिफ्ट का चैप्टर, शायद आप लोगों को कुछ पता होगा, तो मैं पहले 2 क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं जिसका आंसर मेरे को चाहिए, राइट। आप सोच लीजिए, जिसका आंसर आप सोच लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने कुछ पढ़ा है जिसका मतलब ये था, अगर गिफ्ट का वैल्यू 50,000 को एक्सीड नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो उस दिस रिगार्डिंग में 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रहा हूँ, राइट। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने क्या किया, रिसीव किया एक नेकलेस, जो भी एक ज्वेलरी था, वर्थ कितना था, जिसका वर्थ था 5 लाख, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज। मिस्टर एक्स का शादी चल रहा था, उसका एम्प्लॉयर आया
उसे एक ज्वेलरी नेकलेस गिफ्ट में दे दिया जिसका वैल्यू कितना है 5 लाख रुपया है। वेदर इट इज टैक्सेबल और नॉट, ध्यान दीजिए उससे टैक्सेबल हम करेंगे या नहीं करेंगे। मेरा 2 क्वेश्चन है, टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। टैक्सेबल होगा तो किस हेड में होगा, राइट। हमेशा 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 ये बात आपको याद रखना चाहिए, अगर आप कुछ प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर एम्प्लॉयर से कुछ गिफ्ट ले रहे हो तो वो गिफ्ट आपको सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा। किस हेड में टैक्सेबल होगा, सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा। आज देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप एग्जिस्ट, राइट। इन दिस केस में अगर मान लीजिए 5 लाख का नेकलेस थोड़ा इंटरप्शन के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए जो कहाँ हम थे मैंने एक क्वेश्चन शायद आपको दे रखा था, राइट। मिस्टर एक्स ने रिसीव कर दिया, तो मैं आपको ये बता रहा था अगर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, हो रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का
एग्जिस्ट कर रहा है टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी होगा, राइट। गिफ्ट वर्थ एक्सीडिंग ₹5,000 फ्रॉम एम्प्लॉयर, वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड ऑफ सैलरी। ध्यान दीजिए, मैं एक नोट में यहाँ पे लिखा है, अगर कैश गिफ्ट होगा तो एनी अमाउंट, अगर कैश गिफ्ट होगा कि तो जितना भी अमाउंट होगा उसके ऊपर हम क्या कर लेंगे, टैक्स इंपोज कर देंगे। अगर काइंड में कुछ गिफ्ट आ रहा है, अगर उसका वैल्यू 5,000 को एक्सीड नहीं करता है तो उसके ऊपर टैक्स इंपोज नहीं होगा, उसके ऊपर क्या इंपोज नहीं होगा, क्या टैक्स इंपोज नहीं होगा। एनी गिफ्ट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयर ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। ये चीज आपको हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, राइट। उसके बाद जो भी कैश गिफ्ट होगा, एनी अमाउंट होगा तो वो टैक्सेबल होगा। काइंड के केस में ये वाला 5,000 लिमिट हम चेक करेंगे, राइट। दूसरा एग्जांपल मेरा है, मान लीजिए कोई मिस्टर राम था जिसका एक BMW कार था, वो क्या कर दिया, उसे गिफ्ट में दे दिया, टू हिज फ्रेंड मिस्टर शाम, राइट। वेदर इट इज टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड, मेरे को ये बताओ आइदर ये एग्जेम्प्टेड होगा या टैक्सेबल होगा। ध्यान दीजिए, आगे मैं आपको बताने वाला हूं जहां पे हमें उसका मतलब आ जाएगा। मैं तो हालांकि यहाँ पे आंसर लिख रखा है टैक्सेबल नहीं होगा, तो चलिए हम डिटेल्स में स्टडी करते हैं, उसके बाद दोबारा इस क्वेश्चन पे आएंगे, शायद आपको वहां से पता चलेगा अगर ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। चलिए ओके, और एक क्वेश्चन है, अगर एनी गिफ्ट आ रहा है जो कि रिसीव्ड परक्यूजाइट डिराइव्ड ड्यू टू बिजनेस टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। ध्यान दीजिए, अगर कुछ परक्यूजाइट मिल रहा है, गिफ्ट रिसीव हो रहा है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के द्वारा, वो क्या हो जाएगा, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका है द कॉमर्स एकेडमी जो क्या कर रहा है, ऑडिट का सर्विसेज दे रहा है, राइट। अगर मान लीजिए ये आपका कोई रिलायंस इंडस्ट्री का एक यूनिट था जिसका क्या था टैक्सेशन मैटर में कुछ डिस्प्यूटेड था, कोर्ट में केस चल रहा था, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था, राइट। द कॉमर्स एकेडमी का जो भी सीए मेंबर थे उस लोगों ने गए एंड रिलायंस इंडस्ट्री का क्या कर दिया, वो जो भी मैटर था सॉल्व कर दिया एंड उसके लिए वो क्या करा, जो तो ऑडिट फी था वो तो दिया एंड खुशी में क्या कर दिया और 50 लाख का एक तोहफा दे दिया। 50 लाख का क्या कर दिया, एक तोहफा दे दिया। मान लीजिए 50 लाख का कोई गाड़ी वगैरह दे दिया, तो दिस जो 50 लाख का अमाउंट आया टीसीए के हैंड में, वो पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा, राइट। अभी तक मैंने 2 बार डिस्कस किया, अगर एम्प्लॉय ने कुछ गिफ्ट रिसीव कर रहा है एम्प्लॉयर से तो ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ सैलरी, राइट। अगर पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा गिफ्ट, कोई बिजनेस एंटिटी गिफ्ट रिसीव कर रहा है किससे, राइट। बाद में ये आता है व्हाई टैक्स लेव्ड ऑन गिफ्ट। मेरा क्वेश्चन ये आता है टैक्स के ऊपर गिफ्ट के ऊपर क्यों टैक्स इंपोज हो रहा है, राइट। तो उसका आंसर मैं दे दूं उससे पहले मैं और एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मान लीजिए ये कोई मिस्टर एक्स है, राइट, जिसके पास को 1 करोड़ रुपया था। ध्यान दीजिए, ये कोई मिस्टर एक्स है जिसके पास कितना रुपया था, 1 करोड़ रुपया था। मान लीजिए ये अपना सैलरी से या बिजनेस से ये 1 करोड़ रुपया क्या किया था, अर्न कर रखा था, राइट। ऑन विच टैक्स ऑलरेडी बीन पेड, जिसके ऊपर ऑलरेडी मिस्टर एक्स ने टैक्स पेड कर रखा है, राइट। क्या हुआ, मान लीजिए ये कोई मिस्टर वाई था, उससे क्या कर दिया, तोहफे में दे दिया 1 लाख रुपए, जो कि उसका क्या था, फ्रेंड था, राइट। तो उसी केस में
ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा द अमाउंट ऑफ गिफ्ट इन केस ऑफ वाई, राइट। अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स उसी 1 करोड़ रुपया को किसी रिलेटिव को देगा तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप रिलेटिव को कुछ गिफ्ट में दे रहे हो तो उसी गिफ्ट के ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप अदर पर्सन को दे रहे हो गिफ्ट में तो वो गिफ्ट इन हैंड ऑफ सच अदर पर्सन, थर्ड पर्सन विल बी टैक्सेबल। तो अभी तक 3 चीजें मैंने आपको बताया। एम्प्लॉय कुछ गिफ्ट में पा रहा है तो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा, राइट राइट राइट। अगर बिजनेस एंटिटी ने कुछ गिफ्ट पा रखा है तो वो पीजीबी में टैक्सेबल होगा। और तीसरा बात मैंने आपको बताया, जो भी अदर गिफ्ट होगा वो कहां पे टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से टैक्सेबल होगा। और एक बात मैंने आपको यहां बताया, अगर हमने हमारा जो भी प्रॉपर्टी है अगर हमारा रिलेटिव लोगों को दे रहे हैं तो उसके ऊपर, उसी गिफ्ट के ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। मान लीजिए उसको हम किसी और थर्ड पार्टी को दे रहे हैं तो उसी थर्ड पार्टी के हैंड में वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। ओके, अभी आ रहा है व्हाई टैक्स इज लेवी। ध्यान दीजिए, मैं आपको 2009 से पहले, बिफोर 2009 गिफ्ट के ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं लग रहा था, राइट। जिसके तहत आरसीसी ने, टैक्स पेयर ने क्या कर रहे थे, ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक में कन्वर्ट कर रहे थे। सर ब्लैक को व्हाइट, व्हाइट को ब्लैक में मींस ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर देते थे एंड व्हाइट को ब्लैक में कन्वर्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे गिफ्ट को लाया, तो चलिए हम उसके ऊपर कुछ डिस्कस करते हैं, राइट। ओके, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। पहला 15 मिनट प्लीज ध्यान से सुनिए, सब समझ में आ जाएगा गिफ्ट के बारे में, राइट। मान लीजिए कोई मिस्टर एके था, राइट। कोई मिस्टर क्या था, एके था, जिनका 3 वाइफ्स थे। 3 वाइफ नहीं, 3 वाइफ्स थे, 3 वाइफ्स थे, राइट। और मिस्टर एके का क्या था, 8 बच्चे थे, राइट। 8 बच्चे थे, 3 वाइफ थे। तो मिस्टर एके ने क्या किया, बीबीएसआर में एक हाउस परचेज करने के लिए सोचा, प्लान किया। तो ये जो 3 वाइफ्स लोग थे, जो भी उनका बच्चे लोग थे, 8 जन बच्चे लोग थे, कुल मिलाकर 12 जन गए एक बिल्डिंग को देखने के लिए। वहां पे एक 3 BHK रूम देखा, दैट इज बेडरूम हॉल किचन, जो भी एक फ्लैट था उसे देखा। सब लोगों को पसंद में आ गया, राइट। एके को भी पसंद में आ गया, जो भी 3 वाइफ लोग थे उन लोगों को भी पसंद में आ गया, बच्चे लोगों को पसंद आ गया। बच्चे लोग बोले तो हमको घर लेना है तो उसी बिल्डिंग को ही लेंगे, हमको घर लेना है तो उसी बिल्डिंग को ही लेंगे, राइट राइट। तो क्या हुआ, जब उस हाउस और फ्लैट को मिस्टर एके ने डिसाइड किया परचेज करने के लिए, ओनर था कोई मिस्टर काका लोग, जो भी आपका यूट्यूब में आजकल काका लोग आ रहे हैं, वो था ओनर, राइट। ओनर ने बताया उस बिल्डिंग का वाव अभी 2 करोड़ रुपया है, राइट, 2 करोड़। वो बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, 2 करोड़ रुपया है। लेकिन मैं क्या करूंगा, आपसे 1 करोड़ रुपया चेक में लूंगा एंड 1 करोड़ रुपया कैश में लूंगा। 1 करोड़ रुपया किस में लूंगा, चेक में लूंगा। 1 करोड़ रुपया किस में लूंगा, कैश में लूंगा। मैंने शायद प्रीवियस क्लास में मैं आपको बताया था ये कैश में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो ब्लैक मनी को ये वाला कैश अमाउंट क्या हो जाएगा, ब्लैक मनी हो जाएगा, जिसके ऊपर सेलर कैपिटल गेन पे नहीं करेगा एंड जो भी बायर है वो एसडीवी स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं करेगा। मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, राइट। तो मिस्टर एके के पास कुछ भी ब्लैक मनी नहीं था, मिस्टर एके के पास कुछ क्या नहीं था, ब्लैक मनी
नहीं था, मिस्टर एके के पास कुछ भी क्या नहीं था, ब्लैक मनी नहीं था, राइट। तो क्या हुआ, जाते 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 15 दिन हो गया, मिस्टर एके ब्लैक मनी अरेंज नहीं कर पाया, दैट मीन्स कैश अरेंज नहीं कर पाया। कितना रुपया का, 1 करोड़ रुपया का कैश अरेंज नहीं कर पाया। ऑलरेडी 15 दिन हो चुका था एंड जो भी उनका वाइफ लोग थे वो घर को घुसने नहीं देते थे। वाइफ लोगों ने बता दिया, बच्चे लोगों ने बता दिया, जब तक आप वो घर नहीं खरीद लेते तब तक आपको हम घर में घुसने नहीं देंगे। आप पहले वो वाला फ्लैट खरीद लो, उसके बाद जो भी हमारा ओल्ड हाउस है वहां पे हम घुसने देंगे, नहीं तो हम घुसने नहीं देंगे। ऑलरेडी 15 दिन बीत चुका था, ये भी मिस्टर एके भी बहुत परेशान था। क्या हुआ, एक दिन मिस्टर एके का कुछ स्टूडेंट के साथ मुलाकात हुआ जो कि क्या कर रहा था, बियर बार चला रहा था। आप लोगों को शायद पता होगा बियर बार के बारे में, राइट। तो बियर बार में मिला। तो जब यहाँ पे मिस्टर एके था, यहाँ पे जो भी मिस्टर एके का एक स्टूडेंट था वो बियर बार चला रहा था, तो वो जाकर मिस्टर एके जाकर वहां पहुंच गया। क्या हुआ, तो ये जो स्टूडेंट था उसने मिस्टर एके को बताया, आप मिस्टर एके हैं? उसने बताया आप तो मेरा, आपको मैं तो जानता हूं। वो बोला ठीक है। वो मिस्टर एके को बता रहा है, ये वाला जो स्टूडेंट था बता रहा है, सर आप इतना परेशान क्यों हो? मिस्टर एके ने बोला मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे हाल है, मेरे को 1 करोड़ रुपया ब्लैक में चाहिए, कैश में चाहिए, लेकिन मेरा पास कोई भी ब्लैक मनी नहीं है, मैं क्या करूं? तो ये स्टूडेंट ने बताया, तो आप एक काम करो, मेरे को क्या करो, 1 करोड़ रुपया चेक को गिफ्ट में दे दो, राइट। 1 करोड़ रुपया चेक को गिफ्ट में दे दो। तो एके ने बताया फिर क्या करेंगे ना, मैं आपको कैश दे दूंगा। ध्यान दीजिए, ये स्टूडेंट बता रहा है मिस्टर एके को, आप मेरे को क्या दीजिए, 1 करोड़ रुपया चेक को गिफ्ट में दे दीजिए, मैं आपको क्या दे दूंगा, ब्लैक मनी दे दूंगा, जो भी बियर बार से आ रहा है 1 करोड़ रुपए का क्या दे दूंगा, कैश दे दूंगा। तभी क्या हुआ, गिफ्ट के ऊपर तो टैक्स नहीं लग रहा था, मिस्टर एके ने गिफ्ट में दे दिया, उसने उसको कैश दे दिया, वो जाकर मिस्टर ओनर को दे दिया और घर खरीद लेता था। तो क्या हुआ, यहां पे क्या हो रहा था, जो ब्लैक मनी था वो व्हाइट कन्वर्ट हो रहा था। हियर ब्लैक मनी कन्वर्टेड इनटू व्हाइट, राइट, एंड व्हाइट कन्वर्टेड इनटू ब्लैक। जो भी व्हाइट मनी था वो ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। मिस्टर एके का जो था वो गिफ्ट में दे दिया, वो ब्लैक में चला गया, एंड जो ब्लैक में था वो व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। तो ये वाला हरकत को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, पी चिदम्बरम ने एक न्यू सेक्शन इंसर्ट किया जिसका नाम था सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7, राइट, जहां पे ये बोला गया अगर गिफ्ट आप किसी को दे रहे हो, थर्ड पार्टी को दे रहे हो, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। उसके ऊपर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, राइट। ओके, ये वाला 1 अक्टूबर 2009 को आया था, ये यहां पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। 1 अक्टूबर 2009 को ये वाला सेक्शन इंसर्ट हुआ था। ओके, तो ये सेक्शन कैसे वर्क कर रहा है, मैं आपको पहला एग्जांपल दिया, आप उस एग्जाम्पल को थोड़ा गौर कीजिए ताकि ये गिफ्ट वाला सेक्शन आपको याद रह जाएगा, राइट। ये सेक्शन कैसे काम कर रहा है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए जो एसेट एक्वायर्ड और गिफ्ट रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, हियर एनी पर्सन मींस अगर कोई इंडिविजुअल, एचयूएफ, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन अगर कोई एसेट एक्वायर्ड कर रहे हैं और गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, राइट। मैं आपको बता दूं, जो पी चिदम्बरम साहब ने लाया था 1 अक्टूबर 2009 को गिफ्ट के ऊपर टैक्स लगेगा,
लेटर वो अमेंडमेंट हो गया। किसने अमेंडमेंट किया? लेट, जो भी फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे लेट अरुण जेटली ने, उससे क्या कर दिया? अमेंडेड कर दिया 1 अप्रैल 2017 से वो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2(x) दैट इज 10 के तरह अभी टैक्सेबल हो रहा है। वो थोड़ा अमेंडमेंट हुआ, राइट? क्या अमेंडमेंट हुआ? ध्यान दीजिए। अभी एग्जिस्टेड है, अभी जो भी 1 अप्रैल 2017 के बाद जो भी गिफ्ट हो रहा है उसके ऊपर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के हिसाब से क्या हो रहा है? टैक्स इंपोज हो रहा है, राइट? ध्यान दीजिए उसने क्या बताया। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में ये बताया गया आपको, अगर कोई एनी पर्सन मीन्स अगर कोई इंडिविजुअल, HUF, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कुछ गिफ्ट रिसीव कर रहा है और कुछ एसेट को एक्वायर कर रहा है, मिस्टर ID हटला ITC, ये वाला चीज आपको याद रखना चाहिए। मैं आपको अभी लर्न करवा देता हूं, राइट? थोड़ा ध्यान दीजिए। मिस्टर ID हटला एंड ITC अगर कुछ एसेट एक्वायर कर रहे हो और गिफ्ट रिसीव कर रहे हो जो कि मिस्टर ID हटला ITC में कवर है, तो वहां पे सेक्शन 56(2)(10) वाला प्रोविजन लग जाएगा। नहीं लगेगा, सॉरी, ये वाला उसी केस में क्या नहीं लगेगा? सेक्शन 56(2)(10) वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। दैट मीन्स वो वाला गिफ्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर मिस्टर ID हटला ITC के अलावा, दैट मीन्स अदरवाइज आप कुछ एसेट एक्वायर कर रहे हो और गिफ्ट रिसीव कर रहे हो, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा? जो भी है नेक्स्ट पेज में हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 वाला प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। सर हमें मिस्टर ID हटला ITC के बारे में समझा दो। ध्यान दीजिए, हियर एम स्टैंड्स फॉर मैरिज। अगर मैरिज में आप लोगों ने कुछ गिफ्ट रिसीव कर रहे हो तो ओ कहां पे उसके ऊपर क्या एप्लीकेबल नहीं होगा? उसके ऊपर ये वाला जो प्रोविजन है 56(2)(10) वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। R स्टैंड्स फॉर रिलेटेड पार्टी। दैट मीन्स अगर रिलेटिव से आप कुछ एसेट दे रहे हो या ले रहे हो वो गिफ्ट में तो वो सेक्शन 56(2)(10) में कवर नहीं होगा। सर I स्टैंड्स फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में अगर आपको कुछ मिल रहा है उसके ऊपर ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। D स्टैंड्स फॉर इन कॉन्टेम्पलेशन टू डेथ, वो भी एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ, वहां पे मान लीजिए जो आपका टीवी में आ रहा है, जैसे कि आप शायद देखा होगा जहाँ पे वो पिताजी ने मेडिकल में बेड में पढ़ रहे थे, ये 101010 और एक जीरो ऐसे करके लिख रहा था और बाहर को आता है एक पानी टिप्पा उसके ऊपर पड़ जाता है और एक गायब हो जाता है, राइट? इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ में अगर कुछ आप एसेट एक्वायर कर रहे हो और गिफ्ट रिसीव कर रहे हो तो 56(2)(10) वाला अप्लाई नहीं होगा। H स्टैंड्स फॉर हॉस्पिटल। अगर हॉस्पिटल को कुछ आप गिफ्ट हॉस्पिटल से अगर आप कुछ गिफ्ट रिसीव कर रहे हो या दे रहे हो तो उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा? 56(2)(10) वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। फटाफट याद कीजिए, मिस्टर ID हटला। M stands for marriage, R stands for relative party, I stands for inheritance, D stands for in contemplation of death, H stands for hospital। इनमें से अगर आप कुछ गिफ्ट रिसीव कर रहे हो बाय एनी पर्सन तो उसके ऊपर 56(2)(10) वाला प्रोविजन लागू नहीं होगा। उसके बाद आपका आता है U स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी। अगर यूनिवर्सिटी से आप कुछ क्या ले रहे हो, अगर कुछ आप एसेट रिसीव कर रहे हो तो उसके ऊपर
टू 10 वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। टी स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट। ध्यान दीजिए यहां पे जो भी सेक्शन हम पढ़ रहे हैं रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, लेकिन ये वाला जो ट्रस्ट है आइदर ट्रस्ट रिसीव कर रहा है और ट्रस्ट से कोई इंडिविजुअल रिसीव कर रहा है तो उसके ऊपर 56(2)(10) वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। ध्यान दीजिए सिर्फ टी वाला, वो जो ट्रस्ट है ना वो बाय हो सकता है, फ्रॉम हो सकता है, राइट। अगर ये ट्रस्ट ये वाला इनसे कुछ रिसीव कर रहा है और ये लोग ट्रस्ट से कुछ रिसीव कर रहे हैं तो उसके ऊपर ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। एलए स्टैंड्स फॉर योर लोकल अथॉरिटी। जो भी लोकल अथॉरिटी होगा उसके ऊपर क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, 56(2)(10) वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। आईटीसी के बाद मैं थोड़ा कुछ देर के लिए होल्ड कर रहा हूं, बाद में ये वाला आईटीसी वाला प्रोविजन डिस्कस कर लूंगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए किसके ऊपर 56(2)(10) वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। मिस्टर ID हटला, मेरे साथ बोलिए मिस्टर ID हटला, मेरे साथ जरूर बोलना ताकि आपको याद रह जाए। ये गिफ्ट वाला सेक्शन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, एमसीक्यू के लिए, राइट। M stands for marriage, R stands for relative, I stands for inheritance, D stands for in contemplation of death, right, H stands for hospital, U stands for university, T stands for trust, LA stands for local authority। वहां पे 56(2)(10) वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज केस में ध्यान दीजिए, अदरवाइज केस में ये क्या, अगर मान लीजिए कुछ मनी में आप रिसीव कर रहे हो जिसका एग्रीगेट अमाउंट 50,000 को एक्सीड हो रहा है तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान दीजिए अगर मनी में आप कुछ रिसीव कर रहे हो जिसका अमाउंट 50 लाख को एक्सीड हो जाएगा तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। हमने जो एग्जाम्पल अभी डिस्कस कर रहे थे ने क्या कर दिया, 1 करोड़ रुपीस वो जो स्टूडेंट था उसे अगर दे दिया गिफ्ट में दे दिया तो उसी गिफ्ट के ऊपर टैक्स लग जाएगा इन हैंड ऑफ सच स्टूडेंट, राइट। गिफ्ट के ऊपर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट 50,000 से एक्सीड हो रहा है, इसीलिए उसी गिफ्ट के ऊपर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा इन हैंड ऑफ स्टूडेंट, राइट। तो उससे बिल्कुल कंट्रोल में ले लिया गया। तो अगर कोई कैश में कुछ गिफ्ट दे रहा है उसके ऊपर रिसिपिएंट के हैंड पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए आगे ये वाला पॉइंट आ रहा है और इसके में हम अभी डिस्कस कर रहे थे। मान लीजिए कि में ये हुआ, अभी तो स्टूडेंट ने बोला था आप कैश में दे दो, मैं मेरे को चेक में गिफ्ट दे दो, मैं आपको कैश दे दूंगा, राइट। लेकिन जैसे ही मिस्टर ए के एक चेक बनाकर लाया उस स्टूडेंट के पास, स्टूडेंट ने अभी क्या कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है, क्योंकि वो बोला सर प्लीज देखिए अगर मैं आपसे गिफ्ट ले लेता हूं कैश में तो मेरे ऊपर में क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, तो मैं आपसे ये कैश में गिफ्ट रिसीव नहीं कर सकता, चेक रिसीव नहीं कर सकता और मैं आपको 1 करोड़ रुपया नहीं दे सकता, क्योंकि उसके ऊपर मेरा टैक्स लग जाएगा, उसके ऊपर मेरा क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, राइट। तो मैं टैक्स भर के क्यों अपना ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट करूंगा, मेरा तो ब्लैक है, ब्लैक रहने दो, मैं टैक्स क्यों भरूं, ब्लैक को व्हाइट में क्यों कन्वर्ट करूं। तो फिर मिस्टर एक ने क्या कर दिया, तो बोला कुछ तो उपाय बताओ कैसे मैं करूं, घर में बीबी बच्चों ने मेरे घर में घुसने नहीं देते, क्या करूं मैं। तो मिस्टर एक्स ने और एक बात बताया, सर आपके पास कुछ अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी वगैरह है, ऐसे है, तो आप मेरे को क्या कर दो, गिफ्ट में दे दो 1 करोड़ रुपया का, और मैं आपको क्या दे दूंगा, मेरा बियर बार से कैश दे दूंगा।
राइट। तो स्टूडेंट ने बताया मिस्टर एक को मेरे को क्या दे दो, 1 करोड़ रुपए का कुछ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दो, तो मैं आपको क्या कर दूंगा, 1 लाख रुपया का कैश दे दूंगा, राइट। तो मिस्टर एके ने थोड़ा शांति से राहत ली एंड वो चला गया, जो भी ज्वेलरी था एंड जो भी उनके पास बिल्डिंग था 1 करोड़ रुपया का लाने के लिए, जिसके चलते हुए वो एक्स को दे देगा, स्टूडेंट को दे देगा एंड ये वाला स्टूडेंट 1 करोड़ रुपया क्या दे देगा, कैश दे देगा। तो चलिए लॉ में तो कैसे उसे रेस्ट्रिक्ट किए गए, प्रिवेंट किए गए। चलिए यहां अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी आप दे रहे हो, मूवेबल प्रॉपर्टी मींस जो मैंने ज्वेलरी का एग्जांपल वहां पे लिया था, ज्वेलरी का एग्जांपल लिया था, यहां पे सिर्फ 8 मूवेबल प्रॉपर्टी कवर किया गया है, यहां पे सिर्फ 8 मूवेबल प्रॉपर्टी कवर किया गया है, जिसके पहले ये वाला पॉइंट आता है, दैट इज योर शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी अदर आर्ट और वर्क एंड बुलियन। बुलियन मीन्स जो भी आपका गोल्ड बिस्किट हो रहा है, जो भी आपका क्या हो रहा है, गोल्ड बिस्किट हो रहा है। मैं आपको याद करवा दूंगा, घबराओ मत। अगर कोई व्यक्ति कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है, ये वाला 8 मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। टैक्स कैसे लगेगा, अगर मान लीजिए गिफ्ट का एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 को एक्सीड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, वो फुल्ली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अगर गिफ्ट का एग्रीगेट वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 एक्सीड कर रहा है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। ओके, अगर तो यहां पे हम बता देते हैं, जब फिर आया जिसका कॉस्ट था, फेयर मार्केट वैल्यू था 1 करोड़ रुपया, तब स्टूडेंट ने क्या कर दिया, उसे लेने से इनकार कर दिया, लेने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। क्यों, क्योंकि अभी गवर्नमेंट तो गिफ्ट के ऊपर, मूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट के ऊपर टैक्स लगा रहा है। अगर ये वाला 50,000 से क्या होगा, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट अगर 50,000 को एक्सीड करेगा, तो क्या होगा, उसके ऊपर लग जाएगा टैक्स। जब मिस्टर एके ने लेके आया ज्वेलरी, तो स्टूडेंट लेने से इनकार कर दिया। फिर मिस्टर एके परेशान हो गया, मिस्टर एके ने बताया, अब कुछ तो बताओ कैसे मैं पैसा अरेंज करूं। तब उसने किया, एक काम कीजिए, ये जो 1 करोड़ रुपए का मेरे से स्टूडेंट ने अभी बोल रहा है किससे, मिस्टर एक से, मिस्टर एक के पास अभी ज्वेलरी है 1 करोड़ रुपया का, वो बोल रहा है साहब साहब आप एक काम कीजिए, आपके पास जो 1 करोड़ रुपए का वो ज्वेलरी है, मेरे से वो 10,000 से क्या कर दे, सेल कर दे। ये तो सेल हो जाएगा, राइट। आप मेरे को कितने पे सेल कर रहे हो, 10,000 रुपए में सेल कर रहे हो। बाकी जो अमाउंट होगा दैट इज योर 99,90,000 वाला जो भी अमाउंट आएगा, मैं आपको क्या कर दूंगा, कैश में दे दूंगा। मिस्टर ए के बोल रहा है ऐसे क्या हो सकता है, अभी क्या बताया स्टूडेंट ने बताया, जी हाँ सर वो हो सकता है, आप मेरे को 10,000 रुपये में सेल कर दो, वो तो अभी गिफ्ट नहीं माना जाएगा, सेल मान लिया जाएगा, जिसके चलते हुए मैं आपको क्या कर दूंगा, 1 करोड़ रुपया का कैश दे दूंगा। देखिए लॉ मेकर ने क्या किया, ये वाला ट्रांजैक्शन को भी लॉ मेकर ने कवर कर लिया। अगर मान लीजिए ये वाला जो 8 इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने अभी डिस्कस किया था, मैं आपको याद करवा दूंगा, डोंट वरी। अगर ये लो कंसीडरेशन पे आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, दैट इज कम वैल्यू पे आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, किसे दे रहे हो, कम वैल्यू पे, दैट मीन्स यू आर इन्वॉल्विंग इन इलीगल ट्रांजैक्शन, आप टैक्स चोरी करने के लिए कोशिश में कर रहे हो। अगर एग्रीगेट वैल्यू, ध्यान दीजिए, अगर एग्रीगेट वैल्यू
फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसीडरेशन अगर 50,000 को एक्सीड होगा तो डिफरेंस वैल्यू के ऊपर टैक्स लग जाएगा। हमारा एग्जांपल में फेयर मार्केट वैल्यू था 1 करोड़, कंसीडरेशन था 10,000, ये तो आप 50,000 से एक्सीड कर रहा है, तो ये वाला डिफरेंस अमाउंट आपका आ गया 99,90,000। इसके ऊपर क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। इसके ऊपर क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। ध्यान दीजिए, मैं और एक बार आपको बता रहा हूं, अगर क्या हो रहा है, अदरवाइज कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, मनी में हो रहा है एंड एग्रीगेट अमाउंट ऑफ गिफ्ट मनी में जो हो रहा है वो 50,000 को एक्सीड करेगा तो उसके ऊपर टैक्स इंपोज हो जाएगा। अगर कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप गिफ्ट में दे रहे हो जिसका एग्रीगेट वैल्यू 50,000 से एक्सीड होगा तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा? उसके ऊपर टैक्स इंपोज हो जाएगा। अगर आप गिफ्ट ना देकर लो कंसीडरेशन में सेल कर रहे हो तो जो भी डिफरेंस आएगा, डिफरेंस अमाउंट किसका? फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसीडरेशन का, तो उसी डिफरेंस अमाउंट के ऊपर क्या लग जाएगा? अगर 50,000 को एक्सीड कर रहा है तो डिफरेंस अमाउंट के ऊपर टैक्स लग जाएगा। हमें याद प्लीज ये मूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या है, ध्यान दीजिए। शेयर सिक्योरिटी, ये तो दो चीज आपको याद हो गया होगा। शेयर सिक्योरिटी आप याद कीजिए, मैंने जब कैपिटल एसेट का एक्सेप्शन आपको पढ़ा रहा था वहां पे मैंने बताया था, क्या बताया था? ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन। ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन। सर ये 6 हमको याद रह गया। फटाफट बताओ। पहले 2 है शेयर सिक्योरिटी और दो वाला क्या है? ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन। राइट सर, और 3 हम कैसे याद करेंगे? यहां पे शेयर सिक्योरिटी एक है। यहां पे लीजिए, ये शेयर सिक्योरिटी, ये शेयर सिक्योरिटी एक ही है। राइट, ये शेयर सिक्योरिटी हुए ये एक है। राइट, ज्वेलरी, ड्राइंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग, एनी अदर आर्ट और वर्क, स्कल्पचर और बुलियन मीन्स जो भी गोल्ड बिस्किट है। राइट, एनी अदर आर्ट और वर्क, स्कल्पचर, बुलियन। स्कल्पचर मीन्स स्टैच्यू, स्कल्पचर एंड बुलियन जो भी आपका होगा। अगर ये 8 मूवेबल प्रॉपर्टी को आप गिफ्ट में दे रहे हो जिसका एग्रीगेट वैल्यू 50,000 को एक्सीड कर रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। अगर लो कंसीडरेशन में दे रहे हो, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसीडरेशन चार्ज अगर 50,000 को एक्सीड करेगा तो उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। सर व्हाई दीज 8 मूवेबल प्रॉपर्टी, अदर प्रॉपर्टी को क्यों यहाँ पे कवर नहीं किया गया? अदर मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स सर आप यहाँ पे मोटर कार को भी इंक्लूड कर सकते थे, क्यों इंक्लूड नहीं किया? भाई ध्यान दीजिए, अदर जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो उसका वैल्यू कभी अप्रिशिएट नहीं होता। मान लीजिए मैं 1 अक्टूबर 2010 को एक कार लिया था जिसका वैल्यू था मान लीजिए 20 लाख, जिसका वैल्यू था 20 लाख, तो मेरे को बताओ आज का दिन पे उसका वैल्यू कितना होगा? 20 लाख तो कभी भी नहीं होगा, वो जितना भी होगा 20 लाख से क्या होगा? जरूर 50% लेस होगा। मेरे हिसाब से 50% लेस होना चाहिए। तो इसीलिए और जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी कवर नहीं किया गया। राइट, आज दीज आर इजी मूवेबल। और एक चीज ये और एक बात ये है दीज आर इजीली कन्वर्टेबल टू मनी। दिस इज कॉल्ड एज कैश इक्विवेलेंट, मनी इक्विवेलेंट। ये जो 8 चीज यहाँ पे स्पेसिफाई किए गए हैं उससे हम मनी में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। 100% कन्वर्ट टू मनी। दैट्स व्हाई these 8 इमूवेबल प्रॉपर्टी को यहाँ पे कवर किया गया। आई होप यू आर क्लियर। एंड अगर मनी नहीं है
इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, आप कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहे हो। ध्यान दीजिए, यहां पे हमने जो पढ़ा था, यहां पे एग्रीगेट पढ़ा था, यहां पे एग्रीगेट पढ़ा था, यहां पे भी एग्रीगेट पढ़ा था, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी हम वैल्यू चेक करेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दे रहे हैं, गिफ्ट अगर आप गिफ्ट में दे रहे हो, देन अगर फॉर प्रॉपर्टी का एसडीवी, सर ये एसडीवी क्या है, एसडीवी क्या है, याद कीजिए मैं आपको बताया था, एसडीवी का मतलब है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन, राइट। अगर ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 50,000 को एक्सीड कर रहा है फॉर प्रॉपर्टी, देन इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। ध्यान दीजिए, इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट में ना देते, लो कंसीडरेशन में सेल कर रहा है, देन जो भी एसडी होगा माइनस कंसीडरेशन पेड, अगर ये 50,000 को एक्सीड कर रहा है, 50,000 को एक्सीड कर रहा है, एंड यहां पे एंड लिखा हुआ है, ये पहला कंडीशन, ये वाला है दूसरा कंडीशन, एंड एसडीबी एक्सीड्स 105% ऑफ कंसीडरेशन, देन डिफरेंस अमाउंट विल बी टैक्सेबल। ध्यान देंगे दोस्त, यहाँ पे हम बात, ये जो मिस्टर एके था, ये जो स्टूडेंट लोग था, स्टूडेंट ने मनी लेने के लिए मना कर दिया, एंड मूवेबल जो भी प्रॉपर्टी था उसे गिफ्ट में लेने में मना कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट उसके ऊपर अभी टैक्स इंपोज कर रहा है, और जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी लो कंसीडरेशन में सेल कर रहा था उससे भी लेने मना कर दिया। तभी बच्चा क्या, तभी स्टूडेंट ने मिस्टर ए को बोल रहा है, आपके पास अगर कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, सर आपके पास कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्डिंग वगैरह वगैरह हो, तो प्लीज मेरे को दे दीजिए, मैं आपको क्या कर दूंगा, 1 करोड़ रुपया का कैश दे दूंगा। मिस्टर ए के तो बहुत परेशान था, उस दिन तक ऑलरेडी 25 डेज हो चुका था, उसे क्या नहीं मिल रहा है, 1 करोड़ रुपया कैश नहीं मिल रहा है। मिस्टर ए के बिल्कुल परेशान हो गया है, क्योंकि जो भी बीबी बच्चे लोग हैं वो घर में घुसने नहीं देते हैं। पहले वो बोल रहे हैं आप घर खरीद लो, उसके बाद हम घर घुसने देंगे, अदरवाइज आप बाहर बुलो, राइट। तो मिस्टर स्टूडेंट ने आइडिया दिया, आपका कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हाउस वगैरह वगैरह है, प्रीवियस वाला हाउस है, तो मेरे को दे दीजिए, मैं आपको 1 करोड़ रुपया दे दूंगा। लॉ मेकर ने पहले बात ये कवर कर लिया, मान लीजिए कोई हाउस प्रॉपर्टी था जिसका वैल्यू है 1 करोड़ रुपया, वो अभी स्टूडेंट को दे रहा है, लॉ ने क्या कर दिया, उससे भी पकड़ लिया, मतलब अगर 50,000 को एक्सीड करेगा तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तो बिल्डिंग का वैल्यू 1 रुपया था, तभी स्टूडेंट ने मना कर दिया, सर अब गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगा रहा है, तो मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। स्टूडेंट ने फिर और एक आइडिया दिया, सर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को मेरे को सेल कर दीजिए, मैं आपको 1 लाख रुपया कैश दे दूंगा, राइट, 1 लाख रुपया कैश दे दूंगा, बाकी 99 लाख मेरे को आप मान लीजिए गिफ्ट में दे दिया, पीछे साइड में मैं आपको क्या कर दूंगा, 99 लाख क्या कर दूंगा, 99 लाख और कैश दे दूंगा, राइट। उससे लॉ मेकर ने लो कंसीडरेशन कवर कर लिया। मान लीजिए कोई बंदा क्या कर रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को लो कंसीडरेशन में बेच रहा है, उसका जो भी स्टाम्प ड्यूटी का वैल्यूएशन होगा माइनस कंसीडरेशन, मान लीजिए स्टाम्प ड्यूटी का वैल्यूएशन था 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 5 लाख था, जो भी कंसीडरेशन चार्ज किया है, मान लीजिए 1 लाख है, कितना आ रहा है, अभी 1 करोड़ 4 लाख आ रहा है, वो तो 50,000 को एक्सीड कर रहा है, राइट। एंड इफ एसडी वैल्यू एक्सीड 105% कंसीडरेशन, हमारा एग्जांपल में तो एक्सीड कर रहा है, क्योंकि कंसीडरेशन का अमाउंट है 1 लाख, उसका 10% आ जाएगा आपका 1,05,000, वो तो एक्सीड कर रहा है, दैट मींस एसडीबी वैल्यू एक्सीड 105%, देन जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा, डिफरेंस अमाउंट हमारे एग्जांपल में क्या आ रहा है,
1,04,00,000 वो टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। दिस इज ऑल अबाउट योर गिफ्ट। गिफ्ट के बारे में जो भी था मैंने आपके साथ शेयर कर लिया और रिवीजन करने के लिए चाहूंगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे नोटिस कीजिए इनवेरिएबल प्रॉपर्टी के केस में पर प्रॉपर्टी 50,000 को एक्सीड कर रहा है तो चेक करेंगे। यहाँ पे पर प्रॉपर्टी एसडी माइनस कंसेशन 50,000 को एक्सीड हुआ है या नहीं उससे चेक करेंगे। लेकिन पहले वाला जो 3 हमने किया था वो था एग्रीगेट। अगर एग्रीगेट मनी का वैल्यू 50,000 को एक्सीड कर रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। एग्रीगेट गिफ्ट वैल्यू अगर 50,000 एक्सीड कर रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। एग्रीगेट अगर लो कंसेशन वाला पॉइंट है तो वो एग्रीगेट एफएमवी माइनस कंसेशन 50,000 को एक्सीड कर रहा था तो उसके ऊपर टैक्स लगता था। लेकिन यहाँ पे पर प्रॉपर्टी चेक करेंगे। फटाफट कीजिए, हमने क्या डिस्कस किया गिफ्ट में। हमने तो ये डिस्कस किया। शायद अभी स्लाइड आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं थोड़ा छोटा बता। अगर कुछ एसेट एक्वायर्ड हो रहा है और गिफ्ट हो रहा है बाय एनी पर्सन मींस कौन है? इंडिविजुअल है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, एचएफ है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, राइट। 1 अप्रैल 2017 के बाद अगर कुछ रिसीव कर रहे हैं मिस्टर आईडी हटला आईटीसी तो वहां पे 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट मींस ये वाला गिफ्ट एग्जिट हो जाएगा। ये वाला गिफ्ट क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। सर मिस्टर आईडी हटला क्या था? आपको आप प्लीज याद करवा दो और एक बार। एम स्टैंड्स फॉर मैरिज, आर स्टैंड्स फॉर रिलेटिव, आई स्टैंड्स फॉर इनहेरिटेंस, डी स्टैंड्स फॉर इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ, एच स्टैंड्स फॉर हॉस्पिटल, यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी, टी स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट। ट्रस्ट के केस में मैं बताया था फ्रॉम और बाय ट्रस्ट। एल स्टैंड्स फॉर लोकल अथॉरिटी। आईडीसी मैंने बाद में डिस्कस करूंगा। अगर यहां से हमने कुछ रिसीव कर रहे हैं वो वहां पे 56 to 10 वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अदरवाइज हमने कुछ गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं। अदरवाइज मींस क्या है? प्लीज ध्यान दीजिए। अगर मनी में हम रिसीव कर रहे हैं, राइट, मनी में कुछ रिसीव कर रहे हैं, यहां से छोड़कर ये जो मिस्टर आईडी हटला वाला है उससे छोड़कर अगर कुछ पर्सन मनी में रिसीव कर रहे हैं, अगर ये गिफ्ट 50 को एक्सीड करेगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये टैक्सेबल हो जाएगा, फुली टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी कुछ रिसीव कर रहा है, 8 मूवेबल पॉइंट मैंने आपको बताया था, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर, और बताया था मैंने एनी अदर आर्ट और वर्क। तो उसके बाद बताया था बुलियन दैट इज गोल्ड बिस्किट अगर रिसीव का है जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 को एक्सीड कर रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए लो कंसिडरेशन बेच रहा है तो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस लो कंसिडरेशन जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा अगर 50,000 को एक्सीड कर रहा है देन फुली टैक्सेबल हो जाएगा। इनवेरिएबल प्रॉपर्टी इसमें हमने पढ़ा पर वैल्यू हम वैल्यू चेक करेंगे। अगर पर इनवेरिएबल प्रॉपर्टी का वैल्यू एग्रीगेट पर वैल्यू हम चेक करेंगे, पर वैल्यू हम चेक करेंगे सॉरी करेंगे पर प्रॉपर्टी का एसडीवी जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है वो 50,000 एक्सीड रहा है टैक्सेबल हो जाएगा, फुल हो जाएगा। अगर लो कंसीडरेशन में या दो कंडीशन था, पहला कंडीशन ये था एसडीबी माइनस कंसीडरेशन चार्ज 50,000 को एक्सीड होगा एंड एसडीबी 105% ऑफ कंसीडरेशन को एक्सीड करेगा, देन ये डिफरेंस अमाउंट जो भी था आपका ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा। डिफरेंस अमाउंट का मतलब एसडीवी माइनस कंसीडरेशन रिसीव। ओके और मैं आपको आगे लूंगा ये सेक्शन दूंगा तो जो 4 स्लाइड कोशिश करूंगा अगर ये 50 में कवर
हुआ। तो ये वाला स्लाइड आज तक मैंने जितना है से खत्म दूंगा इस लॉट में जितना। तो मतलब क्या है रिलेटिव, यहाँ पे रिलेटिव मीन्स में रिलेटिव के मीन्स में जो भी स्पाउस होगा वो आएगा, रिलेटिव तो होगा। स्पाउस का जो भी ब्रदर एंड सिस्टर होगा, दैट इज ब्रदर लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, वो भी रिलेटिव हो जाएंगे। स्पाउस का जो भी मदर होगा, फादर होगा, वो भी आपका क्या आ जाएंगे, रिलेटिव में आ जाएंगे, राइट। अगर स्पाउस का मदर एंड फादर जो भी है उनका कोई लिनियल असेंडेंट है, वो भी रिलेटिव में आ जाएगा। पहले स्पाउस, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर एंड फादर मदर का कोई लिनियल असेंडेंट है, वो तो रिलेटिव में आ जाएगा, राइट। इंडिविजुअल का जो भी मदर फादर है वो तो रिलेटिव में आएंगे। अगर मदर और फादर का कोई ब्रदर है, मदर का ब्रदर जिसे हम अंकल बोलते हैं, उनका स्पाउस जिसे हम मामा और मामी, वो दोनों रिलेटिव में आ जाएंगे। फादर का जो भी ग्रैंडफादर लोग होंगे वो भी किस में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, रिलेटिव में आ जाएंगे, राइट। मदर का ब्रदर वो भी आ जाएगा, मदर का सिस्टर वो भी आ जाएगा, मदर का ब्रदर का स्पाउस वो भी रिलेटिव हो जाएगा, मदर का सिस्टर का स्पाउस वो भी रिलेटिव में आ जाएगा, राइट। जो भी इंडिविजुअल का ब्रदर है वो तो रिलेटिव है, एंड इंडिविजुअल का जो भी स्पाउस है वो भी उसका क्या है, रिलेटिव है। इंडिविजुअल का जो भी सिस्टर है वो भी रिलेटिव है, सिस्टर का स्पाउस वो भी रिलेटिव है। यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां पे मदर फादर दोनों के लिए ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल। दैट मींस अगर फादर का ब्रदर होगा अंकल, वो भी रिलेटिव हो जाएगा। फादर का सिस्टर होगा जिसे हम बोलते हैं पीयूसी, वो भी रिलेटिव में आ जाएगा। पीयूसा जो भी स्पाउस होगा, पीयूसा, वो भी रिलेटिव में आ जाएगा। मैं एक बात या इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, मान लीजिए जो फादर का ब्रदर है वो तो मेरा क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा। इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से वो तो मेरा रिलेटिव बन गया। अगर मान लीजिए मैं मेरा फादर के ब्रदर से कुछ रिसीव कर रहा हूं, वो टैक्सेबल नहीं होगा, बट मैं कुछ दे रहा हूं वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों 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 क्यों, ध्यान दीजिए। मैं जो रिसीव कर रहा हूं, मेरा फादर का ब्रदर मेरे लिए रिलेटिव है, मैं जो रिसीव कर रहा हूं, राइट। बट मैं जो दे रहा हूं वहां पे अगर मैं यहां पे चेक करूं, फादर का ब्रदर का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसका रिलेटिव नहीं हूं। और एक बार मैं आपको बताता हूं, इंडिविजुअल ब्रदर होंगे, दैट इज अंकल, वो तो रिलेटिव में आ जाएंगे इंडिविजुअल के लिए। लेकिन वो जो फादर का ब्रदर होंगे उनके लिए ये इंडिविजुअल क्या नहीं होगा, रिलेटिव नहीं होगा, राइट। अगर इंडिविजुअल ने बच्चा को कुछ दिया, अगर चाचा ने कुछ इंडिविजुअल को दिया तो ये टैक्स नहीं होगा, क्योंकि चाचा के लिए मैं रिलेटिव नहीं हूं। ओके ओके, केस में एनी मेंबर ऑफ HUF इज रिलेटिव, राइट। तो चलिए सर, ये वाला जो पी चिदम्बरम साहब ने लाया 56-7 वाला, एंड लेट अरुण जेटली जो लाया 56-10 वाला, उसमें फर्क क्या है? उसमें सिर्फ फर्क इतना है, जो चिदम्बरम ने लाए थे वो 1 अक्टूबर 2009 से लेकर
31 मार्च 2007 तक 17 तक एप्लीकेबल था, एंड ये वाला जो प्रोविजन है 1 अप्रैल 2017 से ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है, राइट। ओनली एप्लीकेबल था इंडिविजुअल एचयूएफ के ऊपर, जो भी पी चिदम्बरम साहब ने लाए थे गिफ्ट के ऊपर टैक्स, वो दैट इज 5627 वाला प्रोविजन, वो ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के ऊपर एप्लीकेबल था। लेकिन यहाँ पे जो अरुण जेटली साहब ने लाया वो ऑल एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल है, ये सिर्फ डिफरेंट है, राइट। और एक बात यहाँ को जो भी लिमिट होगा ना, जो भी लिमिट 50,000 होगा, has to check for each individual केस में हम ये 50,000 वाला चेक करेंगे। दैट इज मनी के लिए अलग चेक करेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अलग चेक करेंगे, अनमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अलग से चेक करेंगे। अगर मान लीजिए मेरे को जो कैश में मिल रहा है 40,000, राइट, एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है मान लीजिए 45,000, तो यहाँ पे गिफ्ट मेरा एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। क्यों? मनी 50,000 को एक्सीड नहीं कर रहा है, इसलिए वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। एंड गिफ्ट जो मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है वो भी 50,000 जो एक्सीड नहीं कर रहा है, इसीलिए ये वाला भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। मान लीजिए कोई मेरा इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कुछ बिल्डिंग का वगैरह वगैरह, मान लीजिए उसका वैल्यू 30,000 है, वो भी 50,000 से कम है, दैट मींस ये केस में मेरा टैक्स नहीं लगेगा, गिफ्ट के ऊपर क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि हम जो भी 50,000 लिमिट चेक करेंगे वो पर ट्रांजैक्शन और इंडिविजुअल केस में चेक करेंगे। आई होप यू आर क्लियर टिल दिस पॉइंट। ओके, तो ये काम करते हम उससे आज करते हैं क्लास से आप टेक जो भी अगर आपको रिवाइज करने को है तो सेक्शन 47 में हमने शुरू किया था, जहां पे हमने ये शुरू किया पार्टीशन ऑफ एचयूए में, एचयूएफ केस में जो भी एसेट डिस्ट्रीब्यूट होगा उससे ट्रांसफर नहीं, इनहेरिटेंस केस में ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। जो भी अमालागमेटेड कंपनी, दैट मींस ओल्ड कंपनी के जो भी एसेट्स है, अगर ये न्यू कंपनी को ट्रांसफर हो रहा है तो उसे ट्रांसफर नहीं। वहां पर एक कंपनी था जो भी आपका रिजल्टिंग कंपनी है, न्यू कंपनी है, अमालागमेटेड कंपनी है, वो इंडियन कंपनी होना चाहिए। होल्डिंग कंपनी केस में हमने ये पढ़ा था, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी केस में इनके सब 100% दैट इज ओन्ड सब्सिडरी केस में अगर होल्डिंग कुछ सब्सिडरी को दे रहा है या सब्सिडरी कुछ होल्डिंग को दे रहा है, प्रोवाइड दैट ट्रांसफर इंडियन कंपनी होना चाहिए। जहां पे बी को गिफ्ट दे रहा है, बी किसी सेल कर रहा है, इन डेज ए जो बी को ट्रांसफर किया उससे हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, क्योंकि रिलेटिव होगा तो ट्रांसफर नहीं मानेंगे। हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, ऐश्वर्या को ट्रांसफर कर रहा था हमारा अभिषेक भाई ने, तो उससे हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, क्योंकि ये रिलेटिव है। मैं जानबूझकर वहां ये रिलेटिव वाला प्रोविजन लिया था, तो ताकि उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अगर ऐश्वर्या ने किससे ये ट्रांसफर, वो ट्रांसफर मान लिया जाएगा, फुल वैल्यू कंसीडरेशन हो जाएगा योर सेल प्राइस। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसका लेंगे, प्रीवियस
का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लेंगे, जब प्रीवियस ओनर ने एक्वायर किया था वहां से पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे। इंडेक्सेशन कब कब का लेंगे, जब पहले एक्वायर हुआ था, दैट इज जब पहला ओनर जो था जिस इंडेक्स लेंगे, राइट। अगर इस सब केस में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ शेयर और डिविडेंड दे रहा है एंड बाद में एम्प्लॉय उसे बेच रहा है तो उसे ट्रांसफर मान लिया जाएगा एंड उसके ऊपर क्या जाएगा, कैपिटल। उसके बाद टैक्सेशन ऑन गिफ्ट, जहां पे मैंने आपको पहले बात बताया, अगर एम्प्लॉयर से कुछ रिसीव कर रहा है वो टैक्स विल बी टैक्सेबल द हेड ऑफ सैलरी। हर केस में मैंने बताया था अगर एम्प्लॉय कैश में कुछ गिफ्ट रिसीव करता है तो वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय काइंड में कुछ गिफ्ट रिसीव कर रहा है जहां पे 5000 से वैल्यू ज्यादा, वहां पे टैक्सेबल होगा, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होगा। और मैंने बताया बिजनेस ने कुछ परक्यूजाइट रिसीव किया अंडर द पीजीबीपी। और मैं जो एग्जांपल यहाँ पे आपको बताया था दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में मैंने बताया था यहाँ पे ये वाला टैक्सेबल नहीं, गिफ्टेड कर रहे हैं, फ्रेंड को गिफ्टेड कर रहे हैं तो टैक्स नहीं होगा। मिस्टर राम से BMW कार 1 करोड़ रुपये ही गिफ्टेड टू हिज फ्रेंड को दे रहा है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। ये नॉट टैक्सेबल वाला थोड़ा यहाँ पे ठीक है सॉरी यहाँ पे नॉट टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी में हाँ मूवेबल प्रॉपर्टी ये वाला मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आ रहा था ना। मैं 8 मूवेबल प्रॉपर्टी आपको बताया था, शेयर, सिक्योरिटी, ड्राइंग, आर्कियोलॉजी कलेक्शन, स्कल्पचर्स, एनी अदर वर्क आर्ट और बताया गोल्ड बिस्किट के बारे में था। तो ये वाला मूवेबल प्रॉपर्टी वहां भी फॉलो हो रहा था, इसलिए इस के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये ठीक है, ओके। हम में दे रहे हैं टैक्स नहीं लगेगा, के ऊपर कुछ टैक्स नहीं लग रहा था। पहले पी चिदम्बरम साहब ने 1 अक्टूबर 2009 को 2009 को पहले सेक्शन 52(7) लेकर लाया, जिसके तहत गिफ्ट के ऊपर टैक्स इंपोज किया गया। लेकिन आज का डेट में वो फिर अरुण जेटली ने रिप्लेस कर दिया, जिसने अमेंडमेंट लाया था 1 अप्रैल 2017 को। इसमें ये कवर आईटीसी को आईटीसी से, और एक बार बता रहा हूं, मिस्टर आईडी हटला आईटीसी से कोई दैट इज इंडिविजुअल HUFBOI AG दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन कुछ रिसीव है वो 56 to 10 में कॉपी होगा तो वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा। ट्रांसफर कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, A stands for hospital, U stands for university, T stands for trust, A stands for local authority। Other एक्सिड कर रहा है वो फुल एक्सेप्टेबल होगा। इसमें सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग, अदर आर्ट और स्कल्पचर, बुलियन और ये वाला इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहे हैं, वैल्यू 50% से एक्सीड कर रहे तो फुल एक्सेप्टेबल हो जाएगा। अगर लो कंसीडरेशन हम बेच रहे हैं जहां पे एसडीबी माइनस कंसीडरेशन, सॉरी फुल मार्केट वैल्यू कंसीडरेशन, फुल मार्केट वैल्यू माइनस कंसीडरेशन, अगर 50,000 को एक्सीड करेगा तो डिफरेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, राइट।
राइट। ये 8 वाला मूवेबल प्रॉपर्टी क्योंकि इजीली को कन्वर्ट होता है। अगर गिफ्ट में देंगे तो पावर प्रॉपर्टी करेंगे जहां पे एसडीबी अगर लो में हम सेल कर रहे हैं, अगर एसडीबी दो कंडीशन था, एसडीबी माइनस exceeds 50, SDB minus 105% of exceed 105% of purchase। स्पाउस रिलेटिव हो जाएगा, स्पाउस का ब्रदर सिस्टर रिलेटिव हो जाएगा, स्पाउस का मदर फादर रिलेटिव हो जाएगा। अगर स्पाउस का कोई मदर का एक्सीडेंट है तो वो भी रिलेटिव में कवर हो जाएगा। और इंडिविजुअल का ब्रदर एंड स्पाउस वो रिलेटिव हो जाएगा, इंडिविजुअल का सिस्टर एंड स्पाउस वो भी रिलेटिव होगा। इंडिविजुअल का फादर तो हो गए, फादर का जो भी भाई और बहन होंगे वो भी रिलेटिव में आ गए, वो भी रिलेटिव अपना हम जो हम करेंगे इंडिविजुअल केस में चेक करेंगे, में और एक 50% चेक करेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी केस में 50,000, इमूवेबल केस में सेपरेट 50,000। ओके, बाय।